Students, very good morning. Today we'll be dealing with commissions to examine witnesses. This has been provided under Order 26, Rule 1 to 8. A part of that will be further dealing with the other rules which has been provided under the various other basically provisions under CPC relating to this particular order itself. Now let's begin with the thing. As we know that the rule for issue of commission, as we discussed in our earlier class, two are there. In all these rules deals with the provisions relating to issuance of commission. अब ये issuance of commission या commission मतलब actually होता कौन है और इसे कौन issue करता है, तो कोर्ट जो है during the pendency of litigation कुछ ऐसी situations से गुजरता है जिसमें उसको help चाहिए होती है कुछ लोगों की। इस पर्टिकुलर पार्टीज के बीच में जो मैटर है इसको डिसॉल्व करने के लिए या इसको फाइनली डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट को कुछ लोगों की मदद की जरूरत होती है। ये कुछ लोग जिनकी मदद की जरूरत होती है इन्हें कोर्ट डायरेक्शन देके बुलाता है और कहता है कि उसको ये काम करके दे दो, पर्टिकुलरली कोई काम करके दे दो। तो ये जो पर्सन जिसको बुलाया जाता है पर्टिकुलरली कोई काम करके देने के लिए उसे हम कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कमीशन कहते हैं। अब ये जो कमीशन है ये यहाँ पे लिस्टेड इन इशू किया जा सकता है। पहला हो गया एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस, ठीक है, जो विटनेसेस है मैटर में उनको एग्जामिन करने के लिए। अब मे नॉट बी नेसेसरली ना विटनेस हमेशा ही कोर्ट में आ सके। कुछ ऐसे विटनेसेस हो सकते हैं जो कि ईदर एग्जाम्प्टेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे विटनेसेस हो सकते हैं जो पर्दानशी हो सकते हैं, कुछ ऐसे विटनेसेस हो सकते हैं जो बेड रिडन हो सकते हैं। तो ऐसे लोग तो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं बट इनका गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर में। देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो कमीशन इशू करेगा कि भाई तुम जाओ उसके घर में और वहाँ पे आप एग्जामिन करके लेके आओ रिपोर्ट बना के। तो इस तरीके से देखा जाए तो कमीशन जो है वो विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए इशू हो सकता है। दूसरा लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी इशू हो सकता है। अब कोई चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है कि उसको कोर्ट में लाया जा सके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे वो जगह जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई लैंड, ऐसे में इट इज़ नॉट, या फिर बहुत बल्क में अकाउंट्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल वो सब चीज़ों को कोर्ट में लाया जा सके। तो ऐसे में बेटर क्या रहता है कि कोर्ट अपने आदमी को भेज दे उधर पे ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर ले, अकॉर्डिंगली रिपोर्ट सबमिट कर दे। तो इस तरीके से कमीशन जो है वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसी प्रकार से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन द सेंस हमारे पास में हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू करता है। उसी प्रकार से कुछ मिनिस्टीरियल एक्ट करने हैं, जैसे पार्टीशन करना है, तो जो पार्टीशन है वो कोर्ट में कैसे होगा अनलेस एंड अनटिल वी गो इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, है ना। तो इस तरीके से जो परफॉर्मेंसेज ऑफ मिनिस्टीरियल एक्ट, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एग्जामिनिंग द अकाउंट्स, मेकिंग पार्टीशन, इस तरीके से इसके अलावा भी बहुत सारे जनरल प्रोविजंस कमीशन के रिलेशन में सीपीसी में दिए गए हैं। यहाँ तक कि कमीशन जो कि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के कहने पर इशू किए जाते हैं, क्योंकि हमारा वन ऑफ द पार्टी इधर इंडियन टेरिटरी के बाहर रहता है या फॉरेन में रहता है, ऐसे किसी चीज़ों के लिए भी कमीशन इशू किया। अब कमीशन जो है वो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा किसी भी सूट में विटनेस को एग्जामिन करने के लिए इंट्रोगेटरीज पे। इंट्रोगेटरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम पूछते हैं जब सामने वाली पार्टी को या किसी बंदे को या किसी पर्सन को, जब हम सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं एक के बाद एक के बाद एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, देन इन दैट केस उसे हम इंट्रोगेटरीज कहते हैं, है ना। तो वो पर्सन जो कि कोर्ट के लोकल लिमिट के अंदर रहता है और जो कि एग्जम्प्टेड है लेकिन कोर्ट में आने से, इधर किसी भी रीजन की वजह से, डिसीज की वजह से, डिफॉर्मिटी की वजह से, पर्दानशी होने की वजह से, या चाइल्ड होने की वजह से, या बेड रिडन होने की वजह से, इस तरीके से वो एग्जम्प्टेड है किसी वन ऑफ द रीजन की वजह से, देन इन दैट केस भले ही वो कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता होगा बट उसको एग्जामिन करना यदि इम्पोर्टेंट है, कोर्ट को लगता है, तो उसको क्वेश्चंस पूछने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? कमीशन इशू कर सकता है। और ये कमीशन जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, इंट्रोगेटरीज पूछेगा, उसकी आंसर्स जो मिलेंगे वो लिखेगा, अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर देगा। नेक्स्ट इज
ये जो रोल होता है इसके अंतर्गत कोर्ट कमीशन इशू करता है, रिकॉर्ड करता है रीजंस कि क्या रीजंस की वजह से कोर्ट ने कमीशन इशू किया है और कौन कौन रोल है ये रिक्वायर करता है कोर्ट को कि ये इशू करे कमीशन, रिकॉर्ड करे रीजंस, क्या रीजंस की वजह से कमीशन इशू किया गया है और साथ ही साथ कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत कमीशन इशू किए गए हैं, है ना। सर्कमस्टेंस वैसे होने चाहिए जिसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि कौन से मैनर में बेसिकली कोर्ट अपने आप को ये सेटिस्फाई करेगा कि सामने वाला पर्सन सिक है, सामने वाले पर्सन में इनफर्मिटी है, कोर्ट कैसे पता करेगा, बिकॉज पर्सन तो नहीं आ रहा है कोर्ट में, है ना। तो आंसर इज कि कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ड्यूली मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर क्या करता है, अगर ड्यूली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट इशू करता है, देन इन दैट केस क्या होगा कि कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेडिकल सर्टिफिकेट पर्सन इज सिक, पर्सन इज इनफर्म एंड हेंस कुड नॉट अटेंड the court and therefore commission need to be issued for the purposes of examining that particular witnesses, for getting the answers of certain interrogatories, right. Now it is not necessary that medical practitioner जिसको भी जिसने भी इस तरीके का सर्टिफिकेट इशू किया है उसको विटनेस करके बुलाया जाए, जरूरत पड़ने से बुलाई जाएगी बट अगर जरूरत नहीं है तो सफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट हम मान लेंगे कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने असेस करते हुए ही सर्टिफिकेट इशू किया है। नाउ ऑर्डर फॉर कमीशन जो भी इशू किया जाता है ये रूल 2 के अंतर्गत किया जाता है। रूल 2 में बेसिकली कोर्ट जो है ये कमीशन इशू कर सकता है विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, इधर सुमोटो या फिर पार्टी अगर एप्लीकेशन करती है सूट में कोर्ट के सामने कि भैया कमीशन इशू कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई हमको ऐसा लगता है कि आप हमको एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू करो या किसी और विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू करो, तो ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय द विटनेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी और द कोर्ट सुमोटो कैन इशू द कमीशन। नाउ वेयर विटनेस बेसिकली नीड टू बी एग्जामिन, तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है यदि वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, तो ऐसे में वो कमीशन कब इशू होगा, तो जब देन इन दैट केस कोर्ट अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रहने वाले पर्सन को एग्जामिन करने के लिए अपने ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहने वाले किसी पर्सन को एज अ कमीशन इशू कर सकता है और बोल सकता है कि ये ऑर्डर को आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो, यानी आप कमीशन बन के जाओ उस फलाने आदमी के घर पे और जाके आप वहां पे एग्जामिनेशन करके आओ। तो इस तरीके से where the witnesses resides within the territorial jurisdiction of the court, issuing the commission may be issued to any person whom the court deems fit to execute it. ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सन फॉर हुज एग्जामिनेशन एक्चुअली कमीशन इशू किया जा सकता है, ऐसे कौन से पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 4। रूल 4 क्या कहता है, अ पर्सन हु रिसाइड्स आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट कमीशन इशू कर रहा है यदि वो कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर यदि कोई पर्सन रहता है तो उसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है। जो उसी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है लेकिन क्या बोलता है, जिसने कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट छोड़ दी है, यानी इसी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता है लेकिन वो अबाउट टू लीव है, छोड़ने वाला है कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसकी एग्जामिनेशन होने से पहले, यानी उसको पता है कि कोर्ट उसको एग्जामिन करने वाला है लेकिन वो इस डर के मारे क्या करता है, कोर्ट के लिमिट से बाहर चले जाना चाहता है, ऐसे किसी पर्सन को भी एग्जामिन करने के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका कोर्ट में आना पब्लिक सर्विस के डेट्रीमेंट हो जाएगा, यानी पब्लिक सर्विस में कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट होगा, ऐसा यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको एग्जामिन करने के लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कमीशन जो है वो बेसिकली रिक्वायर करता है एग्जामिन करना विटनेसेस जो कि नॉट विद इन बेसिकली इंडिया है। रूल 5 बोलता है कि ऐसे लोग जो कि इंडिया के लिमिट के बाहर हैं उन लोगों को लिए भी कमीशन इशू किया जाता है उनको एग्जामिन करने के लिए, उसको हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बोलते हैं, ये जो हम बेसिकली तरीका बोलते हैं इसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बोलते हैं जिसमें वो पर्सन को एग्जामिन किया जाता है जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस भी होना जरूरी है। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन है वो हमने कोर्ट में करना है ताकि कमीशन इशू करे ऐसे किसी पर्सन के लिए जो कि कोर्ट को भी लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का एविडेंस नेसेसरी है इस मैटर को डिटरमाइन करने के लिए।
और वो पर्सन जो है वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रहता है, तो ऐसे पर्सन को एग्जामिन करने के लिए हम कमीशन भी इशू कर सकते हैं और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी इशू कर सकते हैं। नाउ कोर्ट टू एग्जामिन इन पर्सुएंट टू द कमीशन, यानी कोर्ट जो है वो बेसिकली एग्जामिन करेगा पर्सन को कमीशन में जो ऑर्डर दिए गए हैं उसके हिसाब से। जैसे रूल 6 जो है वो बताता है कि कमीशन जब इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि आपको इतना एग्जामिन करना है, इस बात को लेके एग्जामिन करना है, मैटर इस कोर्ट में फाइल है, आपकी अथॉरिटी इतने एक्सटेंट तक की है, तो उसके हिसाब से ही जो कमीशन है वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। तो कोर्ट विच रिसीव्स द कमीशन, अभी सिर्फ पर्सन ही नहीं तो कोर्ट रिसीव कर रहा है कमीशन, कि भाई एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट जो है वो कमीशन रिसीव करता है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को इशू करता है कमीशन, बोलता है कि आपने एग्जामिन करना है उस पर्टिकुलर पर्सन को अकॉर्डिंग टू दिस तरीका। अकॉर्डिंगली वो जो कोर्ट जिसको कमीशन इशू किया गया है, जिसने रिसीव किया है कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ किसी पर्सन को, वो एग्जामिन करेगा और अकॉर्डिंगली अपने एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो है वो अर्लियर कोर्ट में सेंड करेगा। नाउ रिटर्न ऑफ कमीशन व्हेन डिपोजिशन ऑफ विटनेस, यानी जब विद द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस, यानी हमने कमीशन इशू किया था विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, कमीशन ने विटनेस को एग्जामिन कर लिया, अकॉर्डिंगली रूल 7 के अनुसार वो क्या करेगा, अब अकॉर्डिंगली अपनी जो भी रिपोर्ट बनाई है वो कोर्ट में सबमिट करेगा। तो उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कमीशन इज एग्जीक्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, आफ्टर द एग्जीक्यूशन द कमीशन शैल रिटर्न टू द इशूइंग कोर्ट। जिस कोर्ट ने कमीशन इशू किया था उसी कोर्ट को में जाके क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट कमीशन को सबमिट करनी होगी। जो भी उसने एविडेंसेस लिए हैं अलोंग विद जो भी आंसर्स उसने रिसीव किए हैं वो सब अकॉर्डिंगली उसको बना के क्या करना पड़ेगा, जैसा भी कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है उस डायरेक्शन के तहत कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल द कमीशन इज एग्जीक्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, आफ्टर द एग्जीक्यूशन द कमीशन शैल रिटर्न टू द इशूइंग कोर्ट, evidence taken under it shall also be returned along with the commission, but if the order of issuing commission directs otherwise, the commission shall be returned in accordance with such direction. After its return, the commission, the return thereto and the evidence taken under it shall form a part of the record of the suit. एक बार कमीशन क्वेश्चंस लेके आ गया, आंसर लेके आ गया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा चीज हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट। सूट का जो रिकॉर्ड है वो उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। नाउ लेट अस से व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 8। रूल 8 क्या बोलता है, रूल 8 बोलता है कि कमीशन के जो भी रिपोर्ट बना है उसमें जो भी डिपोजिशन वो लेके आया है, जो भी आंसर्स वो लेके आया है, उसको कब एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एज अ जनरल रूल एविडेंस जो भी लिया जाता है अंडर द कमीशन उसे नॉर्मली एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाता, तौर पे इफ द पर्सन हु गिव द एविडेंस इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट or is dead or is unable from the sickness or infirmity due to which he cannot attend the court for his personal examination, then in that case उसे हम उस वक्त यूज करेंगे। ठीक है, अगर पर्सन जो है जिसका एविडेंस बेसिकली जिसने दिया है और वो पर्टिकुलर पर्सन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड रहता है, या फिर उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो अनेबल है ड्यू टू सिकनेस या इन्फर्मिटी की वजह से कि वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता है, और उसका एग्जामिनेशन यदि इम्पोर्टेंट है, देन इन दैट केस उस पर्पज से उसका एविडेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, द पर्सन हु गेव द एविडेंस इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट। अगर पर्टिकुलर पर्सन एग्जाम्प्टेड है पर्सनल अपीयरेंस देने से कोर्ट में, देन इन दैट केस उसका एविडेंस जरूरत पड़ने से मैटर में एग्जामिन के लिए एग्जामिन किया जाएगा और एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द पर्सन हु गिव एन एविडेंस इज द गवर्नमेंट सर्वेंट who cannot attend the court personal without detriment to the public service। कहने का मतलब है अगर जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है, यदि वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट कोर्ट में अटेंड नहीं कर सकता है बिना पब्लिक सर्विस को डेट्रीमेंट हुए, देन इन दैट केस यदि उसका एविडेंस जरूरी होगा तो ही जाके उसको हम एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। If the court does not require a proof of any of the above circumstances and authorizes the evidence of any person being heard as a evidence in that suit, तो ही जाके, यानी अगर कोर्ट को ऐसा कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है कि ऊपर में से कोई सर्कमस्टेंसेस है या नहीं, लेकिन यदि कोर्ट बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जिसका भी एग्जामिनेशन किया गया है भाई उसके उसके एविडेंस को या उसके स्टेटमेंट्स को या उसके आंसर्स को एज एन एविडेंस करके सूट में इस्तेमाल किया जाए, देन इन दैट केस ओनली ही वो बेसिकली आंसर्स को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा।
नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है कमीशन क्लैरिफाई करने के लिए किसी भी मैटर को इन डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मेजने प्रॉफिट यदि कुछ है तो वो कितना है वो पता करने के लिए, डैमेजेस अगर प्रॉपर्टी को हुए हैं तो उनको वेरीफाई करने के लिए, इसके अलावा यानी कितना नेट प्रॉफिट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बना है इसको जानने के लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि लोकल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तभी कोर्ट कमीशन इशू करे। दूसरा, कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन में भी इशूड, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा सकता है, कमीशन करके इशू किया जा सकता है, और वो पर्टिकुलर पर्सन जो है अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन करेगा और कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगा। अकेले पर्सन को भी हम कमीशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट जो है वो बाउंड है कि वो कुछ रूल्स बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में, उन रूल्स को कंप्लाई करते हुए ही कमीशन इशू करेगा। एंड अकॉर्डिंगली कोर्ट के द्वारा जब इस तरीके से कंप्लायंस किए हुए तरीके से कमीशन इशू किया जाता है तो उसे हम वैलिड मानते हैं लॉ में। नाउ कम टू रूल 10, यानी रूल 10 क्या बोलता है, प्रोसीजर क्या रहेगा कमीशन का। कमीशन एक बार अपॉइंट कर दिया या कमीशन बता दिया तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, कमीशन क्या करेगा। तो कमीशन जो है वो एक तो लोकल इंस्पेक्शन करेगा, रिकॉर्ड करेगा एविडेंसेस, वो जो भी उसने बेसिकली क्वेश्चन पूछे हैं उनको राइटिंग में रिड्यूस डाउन कर लेगा, जो भी एविडेंसेस उसने लिए हैं उसको राइटिंग डाउन कर लेगा एंड अकॉर्डिंगली उसको असाइन करेगा। हाँ, फिर कमीशन जो है वो रिटर्न करेगा अपनी रिपोर्ट और एविडेंसेस किसको, कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट ने कमीशन इशू किया था। फिर रिपोर्ट जो होता है कमिश्नर का या जो भी एविडेंसेस एक्चुअली उसके द्वारा लिए जाते हैं वो पार्ट एंड पार्सल हो जाएंगे रिकॉर्ड ऑफ दी सूट को। कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है और फर्दर उसमें इंक्वायरी करे, अगर कोर्ट को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि कमिश्नर ने प्रॉपरली काम किया है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको और फर्दर इंक्वायरी करने के लिए भी बोल सकता है। कमीशन जो है जो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा कोर्ट में सबमिट करेगा अकॉर्डिंगली ये फॉलोइंग पर्पसेस से। तो कहने का मतलब है कि एनी ऑफ द मैटर जो भी उसको रेफर्ड किया जा रहा है कमीशन को, कमीशन वो उस चीज़ के ऊपर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। एनी ऑफ द मैटर रेफर्ड इन हिज रिपोर्ट, अगर उसने अपनी कोई बात रिपोर्ट में मेंशन की है और उस रिपोर्ट के उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर कोर्ट उससे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है देन इन दैट केस भी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट उस पर सबमिट करेगा, अपनी खुद की रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। और साथ ही साथ जिस मैनर में एक्चुअली उसको इन्वेस्टिगेशन करने बोला जाएगा उस मैनर में किए गए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी वो अपनी रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरीली कोर्ट में सबमिट कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं वो फिर भी डिससेटिस्फाइड है कमिश्नर्स की प्रोसीडिंग्स को लेके, देन इन दैट केस कोर्ट उससे फिर भी आंसर पूछ सकता है एंड अकॉर्डिंगली कमिश्नर हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर कोर्ट चाहे तो उसको फर्दर इंक्वायरी फिर से इंक्वायरी करने के लिए बोल सकता है एंड अकॉर्डिंगली कमिश्नर हैव टू डू दी फर्दर इंक्वायरी। नाउ अगर हम देखें कि कमीशन जो बेसिकली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए या परफॉर्मेंसेस ऑफ मिनिस्टीरियल एक्ट या सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है, वो बेसिकली रूल 10 में 10A, रूल 10B एंड रूल 10C में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किए गए हैं। अब देखते हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्टीरियल एक्ट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकता है, किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि वो इंक्वायर करे उस क्वेश्चन को लेके एंड अकॉर्डिंगली वो पर्सन अपनी रिपोर्ट बना के देगा। वैसे ही मिनिस्टीरियल एक्ट में कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट करेगा कि आपने ये मिनिस्टीरियल एक्ट करना है, अकॉर्डिंगली पर्सन मिनिस्टीरियल एक्ट करके अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट करेगा। वैसा ही जब हम सेल के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कमीशन इशू करते हैं तो उसके लिए हमको बेसिकली कुछ बातें ध्यान में रखना है। एक तो सेल करना उस मूवेबल प्रॉपर्टी को जरूरी है, दूसरी बात वो मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में है, और तीसरी बात उसको प्रिजर्व ज़्यादा दिन नहीं किया जा सकता। प्रेजेंटली उसको प्रिजर्व करके रखा गया है बट उसको ज़्यादा दिन प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। अगर ये सिचुएशन है देन इन दैट केस कमीशन जो है वो इशू किया जा सकता है। अब कमीशन जो है वो बेसिकली अकाउंट्स एग्जामिन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे रूल 11 एंड रूल 12 जो है वो बेसिकली डील करता जा रहा है अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए, अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए, ये बेसिकली रूल 11 में दिया गया है। और रूल 12 जो है वो बोलता है कि कोर्ट जो है इस तरीके से जब कमीशन को डायरेक्शन देता है तो ऐसा करते वक्त में वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को कंप्लायंस करना कमीशन के लिए निहायत ही जरूरी होता है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 12। इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन रूल 13 तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कमीशन है वो बेसिकली इशू किया जाता है फॉर पार्टीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑलरेडी यदि पास हो गई है, तो कहने का मतलब है डिक्री पहले पास होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट के द्वारा डिक्री पास होने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने के लिए कमीशन इशू करते हैं। बस इसमें वो केसेस कवर नहीं होते हैं जो सेक्शन 54 ऑफ सीपीसी में दिए गए हैं। सेक्शन 54 ऑफ सीपीसी में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 54 ऑफ सीपीसी बताता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका डिक्री जिसके ऊपर दिया गया है पार्टीशन के लिए, बट वहां पे वो अनडिवाइडेड एस्टेट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट रेवेन्यूज ड्यूज हैं, तो सबसे पहले ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट का चार्ज होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यदि ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पार्टीशन की बात है, तो वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे पार्टीशन जो है वो कलेक्टर करता है। कलेक्टर जो है वो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से निकालता है। तो वहां पे हम इस तरीके से कमीशन इशू नहीं कर सकते। लेकिन यदि इसको छोड़ दिया जाए, यानी सेक्शन 54 में कवर होने वाली प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब तरीके की प्रॉपर्टी का पार्टीशन यदि हमको करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वहां पे कमीशन इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है। ये रूल 14 में दिया गया है कि कमिश्नर फॉलोइंग तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करेगा व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्ट डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। सबसे पहले नेसेसरी इंक्वायरी करेगा, डिवाइड करेगा प्रॉपर्टी को, जितने लोगों के बीच में शेयर करना है, ठीक है, उन सबको अलॉट करेगा उनके शेयर्स, अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को साइन करेगा। अगर मान लीजिए कमीशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को इशू किया गया था, यानी 2 लोगों को कमीशन बनाया गया था और वो दोनों अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं सपोज, तो वो दोनों अपना सेपरेट बेसिकली रिपोर्ट बनाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली उनके रिपोर्ट में कैसे उन्होंने शेयर हर एक पार्टी को अलॉट किया है वो चीज़ मेंशन करेंगे। यदि मान लीजिए कोई पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करती है, तो कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को हेयर करेगा, एंड अकॉर्डिंगली अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि कमीशन की रिपोर्ट में कोई चेंजेस किए जाने चाहिए या इस रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली कोर्ट वो भी करेगा। इन केस अगर कोर्ट सेट असाइड कर देता है कमिश्नर की रिपोर्ट को, देन इन दैट केस ऐसे वक्त में कोर्ट जो है ईदर इशू करेगा नया कमीशन या फिर पास करेगा कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि कोर्ट को ठीक लगता है। इसके अलावा जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं, सेक्शन एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। कहने का मतलब है एक्सपेंसेस कितने होंगे ये तो कोर्ट डिटरमाइन करेगा, लेकिन ये जो भी एक्सपेंसेस हैं ये पार्टी को कोर्ट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे उतने ड्यूरेशन के अंतर्गत, जितना ड्यूरेशन के अंतर्गत कोर्ट ने बोला है उतने ड्यूरेशन में पार्टी जो है वो क्या करेगी, कोर्ट में अमाउंट डिपॉजिट करेगी। इसके अलावा रूल 16 क्या बोलता है कि जो कमिश्नर है वो एग्जामिन करेगा पार्टीज को, विटनेसेस को, अदर पर्सन्स को, साथ ही साथ वो पावर्स जो है एंजॉय करेगा डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, या किसी भी लैंड या बिल्डिंग में रीजनेबल टाइम में एंटर होने का जो पावर है ये कमिश्नर एंजॉय करेगा। इसके अलावा रूल 16A क्या बोलता है कि जो कुछ भी बेसिकली कमिश्नर ने क्वेश्चंस पूछे हैं विटनेसेस को, उससे जो आंसर्स मिले हैं, जो ऑब्जेक्शन अगर पार्टी ने रेज किया है, या उन सब का पूरा डिटेल ब्यौरा जो है वो बेसिकली कमिश्नर जो है अपनी रिपोर्ट में बना के कोर्ट में सबमिट करेगा। रूल 17 क्या बोलता है कि कमीशन जो है बेसिकली ऐसा माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट है। कमीशन क्या है, सिविल कोर्ट है, मतलब उसको सिविल कोर्ट के सारे पावर्स हैं। लेकिन यदि सपोज ये कमीशन किसी के ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करना चाहता है, देन इन दैट केस उसको सबसे पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही क्या कर सकता है, वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक वी हैव डेल्ट विथ द कमीशन, जिसमें हमने देखा कि कमीशन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन सी सिचुएशन में इशू किया जाता है, what are the basically powers which are available with the commission and what are the functions which the commission would be doing. So this is